बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, teachers and parents, we are studying biology, class 9. It is chapter number 4. The chapter name is cells and tissues. Lesson number 6, cell organelles, and I am Dr. Mohammad Nasir Kiani. मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तलबात, हम बायोलॉजी जमात नाम का मुताला कर रहे हैं। ये है बाब नंबर 4। बाब का नाम है सेल्स और टिश्यूज़। आज का सबक नंबर 6 है और सबक का उन्वान है सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अज्जा, सेल के आज़ा। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। वेलकम टू माय क्लास। ऑर्गेनल्स, व्हाट आर ऑर्गेनल्स? ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। जिस तरह हम हैं, हमारे आज़ा हैं, हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, दिल है, फेफड़े हैं, दिमाग है, आँखें हैं, नाक हैं। जिस तरह हमारे आज़ा हैं, इसी तरह हर सेल के भी आज़ा होते हैं। हमारे आज़ा को ऑर्गन्स कहते हैं और सेलों के ये छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। और हर ऑर्गेनल उसी तरह एक ख़ास डेडिकेटेड फंक्शन का मतलब है, जो उसको ज़िम्मेदारी दी गई है, जो उसके ज़िम्मे काम है, वो सेल वही काम करता है। जिस तरह हमारी आँखें हैं तो उनका डेडिकेटेड फंक्शन है टू सी, देखना। हमारे कानों का डेडिकेटेड फंक्शन है सुनना। इसी तरह हमारी जो नाक है उसका डेडिकेटेड फंक्शन है सांस लेना, उसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और स्मेल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह सेल के जो आज़ा होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, हर ऑर्गेनल का एक न एक मखसूस काम है। जैसे न्यूक्लियस है तो उसका अपना काम है, सेल मेम्ब्रेन है तो उसका अपना काम है। सेल का हर ऑर्गन, जिन्हें सेल के ऑर्गन को ऑर्गेनल्स कहते हैं, और हर ऑर्गेनल उसके ज़िम्मे जो काम है वो करता है। There are about a dozen type of organelles commonly found in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में तकरीबन 1 दर्जन के करीब, दर्जन कहते हैं 12 को, तकरीबन 1 दर्जन या उसके लगभग जो है ऑर्गेनल्स होते हैं। यानी सेल के जो ऑर्गन हैं वो कोई दर्जन भर होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनमें से ख़ास जो हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका हम मुताला आज के इस लेसन में करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स: न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, centrioles and vacuoles. These are a few organelles. We will study each of these organelles and then we shall discuss their functions. Nucleus. What is nucleus? The nucleus is the center of the structure and function of cell. सेल का जो फंक्शन का और उसके स्ट्रक्चर का जो सेंटर है, जो मरकज़ है, जो सबसे अहम और मरकज़ी जो हिस्सा है, वो है न्यूक्लियस। A prominent nucleus is present in all eukaryotic cells. जितने सेल जो होते हैं जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, उनमें न्यूक्लियस बड़ा वाज़े होता है, प्रोमिनेंट होता है। जैसे आप देखते हैं तो ये न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एक नुमायाँ होता है, वाज़े जो है वो एक न्यूक्लियस उन सेलों में होता है जो जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर बाउंडेड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गर्द न्यूक्लियर एनवेलप होता है, यानी अलग से न्यूक्लियस नज़र आ रहा होता है। तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसके हर जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें। इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो एनिमल सेल होते हैं उनके जो सेल होते हैं उनके तकरीबन सेंटर में होता है ये न्यूक्लियस, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। इन मैच्योर प्लांट सेल द सेल न्यूक्लियस इज एट द साइड ऑफ द cell because
the formation of a large central vacuole that pushes it to the site. ये न्यूक्लियस है, ये एक बड़ा वैक्यूल है, प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल है, तो वैक्यूल जो है इसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल जमा होता है, तो ये न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। यानी इसमें आप देखते हैं तो न्यूक्लियस एक साइड पे, इस वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को पुश करता है और एक साइड पे कर देता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये हम देखते हैं, ये स्मार्ट जो छोटे छोटे डार्ट्स हैं ये न्यूक्लियस हैं, और ये एक प्लांट सेल है, ये एक साइड पे सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल के करीब होता है। ये एनिमल सेल में ये दरमियान में होता है, प्लांट सेल में ये एक साइड पे होता है। न्यूक्लियस के भी पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भी हिस्से होते हैं। कौन से हिस्से होते हैं? द न्यूक्लियस हैज फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 न्यूक्लियर एनवेलप, नंबर 2 न्यूक्लियर प्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियलाई, नंबर 4 क्रोमोसोम्स। कुछ और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 4 न्यूक्लियस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, इसके 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अरे की हम अक्सरन बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, कवर को, थैले को, जिसके अंदर चीज़ें बंद की जाती हैं। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी मेम्ब्रेन होती है, जो इसको अपने अंदर रखती है। चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें जो न्यूक्लियस है वो उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, और वो डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अ न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मैनी स्मॉल पोर्स दैट एनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि इसमें से हर किस्म के मालिक्यूल नहीं गुजर सकते। जो मोटे और बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, जो बारीक मालिक्यूल होते हैं जो इसमें से क्रॉस हो सकते हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो मुकम्मल तौर पर भी मालिक्यूल्स को नहीं रोकती और मुकम्मल तौर पर बड़े छोटे सब को गुजरने भी नहीं देती। यानी कुछ जो छोटे मालिक्यूल्स होते हैं वो इसमें से गुजर जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये पोर जो हैं जिनकी वजह से ये सेमी परमिएबल होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस एनवेलप देयर इज अ ग्रेनुलर फ्लूइड। न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसके अंदर एक ग्रेनुलर कहते हैं दानेदार किस्म का एक फ्लूइड होता है। यहाँ पे ये फ्लूइड जो है वो यानी एक माया होता है, एक लिक्विड होता है। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। ये जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। देन है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियर प्लाज्म में 1 या 2 ये छोटे छोटे पार्टिकल टाइप्स होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ये प्लूरल है न्यूक्लियोलस की। द न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट and it is the site where ribosomal RNA is formed and assembled as ribosomes। ये वो जगह है जहाँ राइबोसोमल RNA बनता है और इस तरह इससे राइबोसोम्स बनते हैं। तो न्यूक्लियोलाई वो स्पार्ट्स होते हैं, एक होता है या 2 होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये राइबोसोमल RNA बनाते हैं, और यहाँ ही राइबोसोम्स असेंबल होते हैं, जिनकी अभी हम बाद में बात करेंगे। क्रोमोसोम्स हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर हमने एक
कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, फिर हमने कहा इसके अंदर न्यूक्लियोलाई होते हैं, फिर इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये धागों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और सिर्फ हमें तकसीम के वक्त नज़र आते हैं, यानी जब सेल तकसीम होने लगता है, सेल डिवाइड होने लगता है, उसकी डॉटर सेल बनने लगती है, फिर ये क्रोमोसोम्स हमें नज़र आते हैं। अदरवाइज ये क्रोमोसोम्स छुपे हुए होते हैं, नज़र नहीं आते, गायब होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमाटिन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हर क्रोमोसोम दो धागों से मिलकर बना होता है। धागों की तरह की शक्लें होती हैं, धागों की तरह की साख्तें होती हैं जिनसे ये क्रोमोसोम्स बना होता है। ये जो धागे हैं दो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दो बना हुआ है और दरमियान से ये जुड़े होते हैं। ये जो धागे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें क्रोमाटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए के बने होते हैं। ये डीएनए है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता, उनका जितना न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है। इन सेलों में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन क्रोमोसोम्स उनमें भी होते हैं। दियर क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड आर सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ डीएनए के बने होते हैं क्रोमोसोम्स, जबकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो हैं बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के। तो जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स अप हुए हुए होते हैं। Ribosomes are tiny granular structures that either float freely in the cytoplasm or are bound to the endoplasmic reticulum. Ribosomes दानेदार किस्म का मटेरियल होता है, दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं इधर उधर, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिमटे होते हैं। ये हैं राइबोसोम्स। हम देखते हैं कि ये फ्रीली भी हैं इधर उधर सेल के अंदर है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी चिमटे हुए होते हैं। Each ribosome is made up of almost equal amount of proteins and ribosomal RNA. हर राइबोसोम जो है वो तकरीबन, जितने भी राइबोसोम्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन है उनकी मिकदार तकरीबन बराबर होती है और इसमें राइबोसोमल आरएनए भी होता है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। ये राइबोसोम जो है इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके बाहर झिल्ली नहीं होती। राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी जिनमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर बाउंड नहीं होता, उनके अंदर भी ये राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ये यानी जिन सेलों में न्यूक्लियस होता है, वाज़े होता है, उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़रा बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में। फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का? राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स वो जगह हैं जहाँ प्रोटीन बनती है, यानी प्रोटीन बनाने के ये कारखाने हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है ये। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल, सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल। चूँकि सेलों के लिए प्रोटीन बहुत अहम होती है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए जो राइबोसोम्स होते हैं ये पूरे सेल में इधर उधर हर जगह पे मौजूद होते हैं, बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं
ताकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके। यानी इनका असल काम क्या है? राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स दैट ओनली अकर इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड वो ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते, ये प्लांट सेल में होते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन इनके ऊपर, इनके प्लास्टिड जो है इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लास्टिड आर bounded by a membrane and plastids are only present in plant cell. Plastids are also found in photosynthetic protists. अलगा वगैरह जो है वो प्रोटिस्ट, वो यूनिसेलुलर या वो प्लांट्स जैसे अलगा वगैरह है, इनके अंदर भी प्लास्टिड मौजूद होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। यानी प्लास्टिड जो है उनकी 3 किस्में होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इनमें से हर एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। द क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन इनके गिर्द होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ while the inner membrane gives rise to sacs called thylakoids। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनकी बाहर वाली सतह जो है वो तो स्मूथ होती है, हमवार होती है। अंदर वाली सतह जो है उसमें सैक्स होते हैं, उसमें थैले से होते हैं। इन थैलों को थाइलाकॉइड्स कहते हैं। द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। ये जो ढेर होता है थाइलाकॉइड्स का, इन्हें ग्रेनम कहते हैं। ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्टॉर्मा। ये जो ग्रेना होता है ये क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ये तैरते रहते हैं। ग्राना इज प्लूरल ऑफ ग्रेनम और इसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। इसमें देखते हैं कि हम ये जो स्टेक्स हैं, ये जो थैले हैं, ये जो ढेर लगे हुए हैं, ये थाइलाकॉइड्स कहलाते हैं। और ये है जो लिक्विड जिसके अंदर ये यानी अंदरूनी सतह जो होती है इनकी, ये ग्रेनम इसके ऊपर होते हैं। और जो लिक्विड है वो स्ट्रोमा है जिसके अंदर ये तैरते रहते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। ये वो जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, यानी पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी होता है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का, सब्ज़ रंग का एक पिगमेंट होता है, एक मादा होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल है ये ख़ास किस्म के पिगमेंट के साथ जुड़ा होता है, उससे मुतल्लिक होता है। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना। ये जो पिगमेंट होते हैं ये थाइलाकॉइड्स में होते हैं जो ग्रेना के अंदर होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट का जो मेजर फंक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस। थर्ड टाइप इज दैट इज क्रोमोप्लास्ट। सेकंड टाइप क्रोमोप्लास्ट। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज इन प्लांट्स सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट। दूसरी किस्म के जो प्लास्टिड होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर।
क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट कलर का पिगमेंट इनमें होता है। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ फ्लावर, पीटल एंड फ्रूट। ये क्रोमोप्लास्ट चूँकि ब्राइट हैं, कलरफुल होते हैं, और ये जो फूल हैं उनके पीटल में, उनकी पत्तियों में होते हैं, और ये फलों में भी होते हैं। तो इन्हीं की वजह से फलों का भी और पीटल का भी कलर होता है, जो कलरफुल होते हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां हैं, इस तरह सरसों का फूल है। ये मुख्तलिफ जो फूल होते हैं उनकी पत्तियां चूँकि इसकी बनी होती हैं, इसलिए उनके अंदर कलर होता है। फ्रूट के अंदर जो कलर होता है वो भी इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज नंबर 1, क्रोमोप्लास्ट गिव्स कलर टू द सेल्स ऑफ फ्लावर, पीटल एंड फ्रूट। यानी क्रोमोप्लास्ट फूलों को और फलों को जो कलर देता है वो इसकी वजह से होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन। इस कलर की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं वो फूलों पर आकर बैठते हैं और इस तरह उनकी पोलिनेशन होती है, और सीड्स जो हैं वो उनकी बॉडी के साथ चिमटते हैं उन इंसेक्ट्स के या दूसरे एनिमल्स के। तो इस तरह ये डिस्पर्सल ऑफ सीड या डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट होती है। क्या काम है इनके 3? नंबर 1 गिव कलर्स, नंबर 2 हेल्प इन पोलिनेशन, एंड नंबर 3 हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट चूँकि फूलों को और फलों को रंगीन करते हैं, खूबसूरत करते हैं, नुमायाँ करते हैं, तो इंसेक्ट जो हैं वो दूर से आते हैं और इन फूलों के ऊपर बैठते हैं। तो इस तरह इनकी पोलिनेशन में भी मदद करते हैं, और इनका जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है उनकी बॉडी के साथ चिमट जाते हैं, जिससे सीड्स और फ्रूट जो हैं वो दूसरी जगहों पे पहुंच जाते हैं। तो इनकी जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन है उसके लिए ये क्रोमोप्लास्ट जो हैं बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये मुख्तलिफ कलर हम देखते हैं तो ये किस वजह से हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। मुख्तलिफ जो फलों के अंदर और फूलों के अंदर, सब्जियों के अंदर जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। द ल्यूकोप्लास्ट और द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये तीसरी किस्म के प्लास्टिड हैं। ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये ऐसी जगह पे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जहाँ फूड स्टोर होता है, जहाँ फूड को पौधे जो हैं जमा करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये स्टार्च को भी और प्रोटीन को भी और लिपिड्स को भी स्टोर करते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट वो जगह हैं जहाँ पर ये फूड जो है वो प्लांट के अंदर फूड जमा होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड को जमा करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसे चार्ट करके लिखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर इन्वेलप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क का एक जाल है नालियों का, चैनल्स का, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, वहाँ तक ये चैनल फैले हुए होते हैं। और ये 2 किस्म के होते हैं। ये हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस तक दरमियान में जितना इलाका वह इन्होंने कवर किया हुआ होता है। इनकी 2 किस्में हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 किस्में हैं। नंबर 1 ER RER और नंबर 2 SER। इनकी अभी हम बात करते हैं। RER का क्या मतलब है और SER का क्या मतलब है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER and number 2 the rough endoplasmic reticulum RER. These are the smooth endoplasmic reticulum and these are the rough endoplasmic reticulum.
Endoplasmic reticulum, we are talking about endoplasmic reticulum, and we have studied that there are two types of endoplasmic reticulum. Number one, rough endoplasmic reticulum, RER. The rough endoplasmic reticulum, RER, is named as rough endoplasmic reticulum because of its rough appearance due to the numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of ribosomes, RER serves as a function in protein synthesis. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ इसलिए कहते हैं कि इनकी सतह के ऊपर राइबोसोम्स के वो स्ट्रक्चर्स चिमटे होते हैं जिसकी वजह से रफ अपीयर होते हैं। तो चूँकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स का गहरा ताल्लुक है, इसलिए ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR लैक्स राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स नहीं होते। एंड इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये लिपिड को की मेटाबॉलिज्म में उसके टूटने और बनने में मदद करते हैं। एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, ये जो मटेरियल्स होते हैं सेल के एक हिस्से से दूसरी जगह तक, दूसरे हिस्से तक ले जाने में ये अपना किरदार अदा करते हैं। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड सेल्स, ये ऐसे जहरीले मादे, नुकसान देने वाले मादे जो कि सेल को नुकसान दे सकते हैं, उसको डिटॉक्सिफाइड करते हैं, उसके जहर को, उसके बुरे असरात को ख़त्म करते हैं। उन केमिकल्स के, उन जो जहरीले टॉक्सिक जो उनके केमिकल्स होते हैं उनको ये ख़त्म करने में मदद देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात की है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये क्या इनका काम है? RER सर्व्स अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। और फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR का क्या काम है? SCR इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। और SCR हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, एक हिस्से से, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मटेरियल को ले जाने में मदद करते हैं। और डिटॉक्सिफाई करते हैं द हार्मफुल केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी उनके जो जहरीले असरात हैं उनको कम करते हैं। यानी नंबर वन जो है वो क्या करते हैं, वो लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ये काम करते हैं। नंबर टू, SCR हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। एंड नंबर थ्री, दे डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल, जो जहरीले केमिकल्स, नुकसान देने वाले केमिकल जब सेल के अंदर दाखिल हो जाएं तो ये उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके जहर को ख़त्म करते हैं, उसके बुरे असरात को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है गाल्जी बॉडीज या गाल्जी अपरेटस भी इनको कहते हैं। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गाल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टेने इन सेल, ये इटालियन फिजिशियन था, डॉक्टर था, जिसने कि सेल के अंदर ये दरियाफ्त किए ख़ास किस्म के सैक्स, ख़ास किस्म के थैले उसने दरियाफ्त किए, ख़ास किस्म के सैक्स दरियाफ्त किए। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्ने आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, इसमें मुख्तलिफ जो स्टर्ने हैं वो एक दूसरे के ऊपर ढेर लगे होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्ने इज़ कॉल्ड गाल्जी अपरेटस, ये जो पूरा कंप्लीट सेट है इसको गाल्जी अपरेटस कहते हैं और गाल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कम्प्लेक्स ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी क्या है? It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane-bound sacs called Golgi vesicles. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं
उसको ये क्या करता है, पैक करता है और उसको स्मॉल मेम्ब्रेन में पैक करता है, एक छोटी सी झिल्ली में पैक करते हैं और फिर ये बन जाते हैं गाल्जी वेसिकल्स बन जाते हैं। तो वेसिकल्स बनाने में मदद करता है ये। These sacs can be transported to various location in cell or to its exterior in the form of secretion। तो ये जो सेक्स होते हैं जो कि जिनको ये बाउंड करता है, एक मेम्ब्रेन में बंद करता है, ये सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी इनको भेजा जाता है और सेल से बाहर भी जो है भेजा जाता है। जब सेल के बाहर चला जाता है तो उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? इन द मिड 20th century a Belgium scientist Christian René de Douai discovered lysosomes। जिसने लाइजोसोम दरियाफ्त किए। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनकी जो मेम्ब्रेन इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, डबल नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं ये। लाइजोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं। एंड वर्क फॉर द ब्रेक डाउन डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। तो सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो ग़िज़ाइयत आती है, उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं, बारीक अज्जा में तकसीम करते हैं और इसी तरह वेस्ट मटेरियल जो हैं उनको भी ये बारीक करते हैं और इस तरह ये सेल के अंदर जो है अहम काम करते हैं। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम्स फ्यूज विद द वैक्यूल्स दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल। इस फंक्शन के दौरान ये जो ब्रेक डाउन का अमल होता है, लाइसोसोम जो है उस वैक्यूल के अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी उस मालिक्यूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं उसके साथ, यानी उस वैक्यूल में जिसमें उनका टारगेटेड मटेरियल होता है, जिस मटेरियल को उन्हें तोड़ना होता है, ये उस वैक्यूल में दाखिल हो जाते हैं, उसमें फ्यूज हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं और इस तरह उस मटेरियल को ये तोड़ देते हैं। ये हमारे पास गाल्जी अपरेटस है, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं और ये फ्यूजन फार्म सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ये एक वैक्यूल है जिसमें ये आके उसके साथ फ्यूज हो गए हैं, शामिल हो गए हैं और इसके अंदर इस मटेरियल को ये तोड़ देते हैं। तो वेस्ट मटेरियल हो या फूड मटेरियल हो, उसको ये ब्रेक डाउन करने में मदद देते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एनिमल्स इन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स नॉन एज सेंट्रियोल। जानवरों के भी और मुख्तलिफ जो है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनमें भी क्या होता है कि सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स होते हैं, सिलेंडर की तरह के लंबे लंबे जो सिलेंडर होते हैं उन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये जो सेंट्रियोल हैं ये 9 ट्रिपलेट से बने होते हैं। 9 मतलब ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन होते हैं, यानी इस तरह ये 3 आपस में जुड़े होते हैं और इस तरह ये 9 होते हैं, यानी इसका मतलब ये वाकई 27 9 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और जिस प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बाहर वाली सरफेस होती है उससे बाहर ये पाए जाते हैं। फर्ज कीजिए एनिमल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इसके एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बाहर ये पाए जाते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। तो 2 जो सेंट्रियोल्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रियोल का काम जो है वो सेल डिवीजन में बहुत नुमाया काम है, ये बहुत अहम काम करते हैं। ये हैं, आप देखते हैं तो फिर ये यहाँ पर ये 3 है, फिर उसके बाद ये ट्रिपलेट है 3 है, फिर इस तरह ये 3 है, इस तरह ये 9 है, ये 9 ये हैं और 9 ये हैं। तो ये आपस में 2 जो मिलते हैं आपस में, तो इन 2 को मिला के इनको सेंट्रोसोम कहते हैं। Function of centrioles: their function is to help in the formation of spindle,
फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन डिवाइड होते हैं, सेल तकसीम होते हैं, तो एक स्पिंडल बनती है। आगे चल के हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि सेल डिवीजन का जब मौजू आएगा तो उसमें हम देखेंगे कैसे ये स्पिंडल बनती है। तो ये इनका काम जो है वो सेल डिवीजन के दौरान बहुत नुमायाँ काम होता है। ये वो स्पिंडल बनाते हैं एक। इन सम सेल सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया जैसे पैरामीशियम के गिर्द छोटे छोटे बाल होते हैं, इसी तरह जो युगलिना है उसका एक जो है वो सीलिया होता है, एक बड़ा सा लंबा सा बाल सा होता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने के काम आते हैं। ये हैं स्पिंडल, यानी ये दो यहाँ पर जब ये सेंट्रोसोम तकसीम होते हैं तो ये दो एक्सटेंड पे चले जाते हैं सेल के साइड पे, और इनमें से ख़ास किस्म की जो है वो रेशे निकलते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो इसी तरह इसमें से भी, और क्रोमोसोम इनके दरमियान में यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स हैं जमा हो जाते हैं। इनकी डिटेल जो है हम आगे जाके मियासिस माइटोसिस में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि ये सेल डिवीजन में बहुत काम करते हैं। और स्पिंडल बनाने के, ये स्पिंडल इस तरह की जो शक्ल होती है उसे स्पिंडल कहते हैं। ये स्पिंडल है, स्पिंडल बनाने के ये काम आते हैं, यानी ये स्पिंडल बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। वैक्यूल जो हैं वो उनके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड जमा होता है। सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। बहुत सारे वैक्यूल इनके अंदर होते हैं। इस सेल के में बेशुमार वैक्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे गुब्बारे की तरह के होते हैं जिनके अंदर एक वेस्ट मटेरियल जमा होता है। मैनी सेल टेक in materials from outside in the form of a food vacuole and then digest the materials with the help of lysosomes। ये वैक्यूल जो हैं वो बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खुराक ज़र्रात हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो सेल तक पहुंचते हैं उसको ये अपने अंदर लेते हैं और फिर लाइसोसोम्स की मदद से ये उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं, और इस तरह एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। तो वैक्यूल जो हैं वो फिर फूड वैक्यूल भी होते हैं जिनके अंदर फूड के पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इनके अंदर होते हैं। बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर्स इट्स स्मॉल वैक्यूल्स अब्सॉर्ब वाटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन सेंटर। जब जो प्लांट सेल होता है वो मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है। जब वो छोटा होता है तो उसमें तो बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये सारे वैक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा वैक्यूल जो है वो बना देते हैं इस तरह। और इसी बड़े वैक्यूल की वजह से फिर न्यूक्लियस एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड। ये जो सेल है इस सूरत में जबकि इसके अंदर काफ़ी लिक्विड मौजूद होता है, ये जो वैक्यूल है ये बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से सेल जो है वो तन जाता है, खिंच जाता है, यानी उसके अंदर एक अकड़ाव आ जाता है जिसे टर्जिडिटी कहते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्राम देयर बॉडीज। कुछ जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे अमीबा है, इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ऐसे वैक्यूल जो कि कंट्रैक्ट फैलते उसे करते रहते हैं और वेस्ट मटेरियल को ये बॉडी से बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में मदद देते हैं। तो आज हमने एक लंबा जो है वो लेसन पढ़ा। हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। मेन डिफरेंस तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में यही है कि एक तो प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वाल होती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होते। थर्ड जो डिफरेंस है वो है वैक्यूल का। जब मैच्योर प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल बड़ा होता है और न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो तकरीबन दरमियान में होता है।
तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, हमने न्यूक्लियस को देखा, राइबोसोम्स के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी 2 टाइप्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल और वैक्यूल्स पे हमने डिस्कशन की है और कोशिश की है कि इनके बारे में जितनी इस लेवल पे जिस नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको बता दी गई है। ये लेसन चूँकि लंबा था, एक ही गो में इसको ख़त्म करना था। आपका शुक्रिया कि आपने इसको देखा। अगर आप एक सीटिंग में नहीं इसको देख सकते तो आप इसको 2 हिस्सों में देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि आगे जाकर जब हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन ज़रूरी होगी। लाजमी है कि हमें सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में इल्म हो। आपका एक बार फिर शुक्रिया। ये यूट्यूब चैनल जो है तालीम मंजिल है, इसका काम इल्म व अमल की दुनिया में काम करना है। ये चैनल सिर्फ तालीम की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन इसमें डिस्कस होते हैं। इसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी भी है, इसमें इस्लामियात भी है, दीन भी है, इसमें टीचर ट्रेनिंग भी है और इसमें बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट भी इस चैनल में होते हैं और ये फ्री फॉर ऑल है। आपका शुक्रिया एक बार फिर कि आपने इसको तवज्जो से सुना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझते हैं कि इससे आपके नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ है तो इसे लाइक भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।